कश्मीर के एक शूर महाराज ललितादित्य मुक्तपीड़ा, जिनका काम और नाम दोनों ही इतिहास के पन्नों में खो चुका है। पूर्वार्ध में हमने ये जाना कि कैसे ललितादित्य कश्मीर के राजा बने और उन्होंने किस तरह से भारत की अरबों के आक्रमण से रक्षा की थी, और उन्होंने इस तरह से रक्षा की थी कि अगले 400 वर्षों तक अरबों ने भारत की तरफ देखा भी नहीं था। और आज हम जानेंगे कि ललितादित्य मुक्तपीड़ा कैसे दिग्विजयी बने और उनका राज्य कैसे इतना बड़ा हो गया था। कल्हण, जो 12th सेंचुरी के एक पंडित थे, उन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था राजतरंगिणी, और इसी ग्रंथ में हमें ललितादित्य मुक्तपीड़ा का इतिहास समझ आता है। और कल्हण ने ये लिखा है कि जब कश्मीर में शांति और समृद्धि की स्थापना हो चुकी थी, ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने दिग्विजय का आरंभ किया था। दिग्विजय यानी कि पुरातन भारत में एक ऐसा अभियान हुआ करता था जिसमें राजा चारों दिशाओं में अपने शत्रुओं को परास्त कर देता था, और ऐसे राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। उस समय कनौज के राजा थे राजा यशोवर्मन, और पहले राजा यशोवर्मन और राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा में मित्रता के संबंध भी थे। उन्होंने अरबों के हुए आक्रमण और तिब्बत से हुए आक्रमणों का एक साथ सामना भी किया था, लेकिन राजा यशोवर्मन को भी अपना राज्य बढ़ाना था और वो कश्मीर की सीमा यानी जालंधर तक आ चुके थे। कुछ पंडितों का ये भी मानना है कि राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा को राजा यशोवर्मन से ईर्ष्या और असुरक्षितता भी हो गई थी, और इसीलिए राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने कनौज पे आक्रमण करने का निर्णय लिया था, और यही से उनके दिग्विजय का प्रारंभ भी हुआ था। जब राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा कनौज पे आक्रमण करने गए थे, तो रास्ते में जो भी छोटे राज्य आए थे उनको भी जीत के उन्होंने कश्मीर का भाग बना दिया था। जब दो सक्षम राजा एक दूसरे के सामने आए थे तो लड़ाई भी हुई थी, और अंत में राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा की जीत होने लगी थी। और ये देख के राजा यशोवर्मन ने राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा को एक शांति का समझौता भी भेजा था, और इस समझौते के हिसाब से राजा यशोवर्मन का राज्य कश्मीर का जागीरदार राज्य यानी कि वसार स्टेट बन चुका था। और राजा यशोवर्मन ने अपनी मृत्यु तक यानी कि 753 सीई तक इस समझौते को संभाला था। इस जीत के बाद राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा आगे बढ़ने लगे, और कई राज्यों ने कश्मीर का वर्चस्व बिना किसी युद्ध के ही मान्य कर लिया था, और अंदाजे से कश्मीर का राज्य अब ग्वालियर तक पहुंच चुका था, और उस समय कश्मीर भारत का सबसे बड़ा राज्य बन चुका था। राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा अपने साथ कई विद्वान कवि और पंडितों को लेके आए थे, जिनका नाम था वक्तपति, भवभूति, कमलयुद्ध और अत्रिगुप्त। इनमें से अत्रिगुप्त ये अभिनव गुप्त के पूर्वज थे। अभिनव गुप्त वही है जो आगे जाके कश्मीरी शैविज्म का एक बड़ा भाग बने थे। राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने सभी कवियों का और पंडितों का मान रखा था, और उनकी बौद्धिक क्षमता का सम्मान भी किया था। कल्हण ने आगे ये लिखा है कि राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने पूरे भारत में ही अपना दिग्विजय चालू रखा था, लेकिन आज इतने शतकों के बाद इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ बड़े सबूत नहीं है। कल्हण ने ये लिखा है कि राजा ने बंगाल से जाके तब के कलिंगा यानी आज के ओडिशा पे आक्रमण किया था। तब वहाँ पे शैलोत्भव राजवंशी थे, लेकिन राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा का नियंत्रण इस भाग में ज्यादा देर तक नहीं रहा था। आगे ललितादित्य मुक्तपीड़ा की विजयी मुहिम कर्नाटक पहुंच चुकी थी, और कल्हण ने ये लिखा है कि उस समय रत्ता नाम की रानी ने राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा से मदद मांगी थी। हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये रानी थी राष्ट्रकूटों की रानी भवांगा, जिनका तब वहाँ पे राज था। ये रानी चालुक्यों की राजकुमारी थी, जिनका विवाह इंद्र प्रथम से हुआ था, और इंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद उनका देवर ये राज्य लेना चाहता था, और वो इसीलिए कट भी कर रहा था। और राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने इस रानी की मदद भी की थी, लेकिन राष्ट्रकूटों से जो भी शिलालेख मिले हैं उनसे इस चीज का कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। कर्नाटक भी अभी कश्मीर का जागीरदार राज्य बन चुका था। आगे कल्हण ने ये लिखा है कि राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा की दिग्विजय मुहिम तमिलनाडु से होके श्रीलंका तक पहुंची थी, और वापस आते हुए राजा ने कोंकण, उज्जैन, द्वारका, काठियावाड़, मालवा और मारवाड़ इन सबको जीत लिया था।
फिर आगे कल्हण ने ये लिखा है कि राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने आज के आसाम और तब के कमरपुर की राजधानी प्रगज्योतिषपुर पे भी आक्रमण किया था और उसे भी जीत लिया था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस को राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा के इतने सफलताओं पे संदेह आता है, क्योंकि पूरे भारत में राज करना कुछ छोटी बात तो है नहीं, और ये इतिहास भी 8th सेंचुरी का है, जिसके बारे में आज हमारे पास कुछ ज़्यादा सबूत भी नहीं है। कल्हण ने लेकिन इन सब का जिस प्रकार से वर्णन किया है वो भौगोलिक दृष्टि से एकदम सही है। और विशेष बात यह है कि कल्हण ने ये सब कुछ राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा के जाने के 400 साल बाद लिखा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि राजा की लोकप्रियता इतने वर्षों के बाद भी कश्मीर में क्या होती होगी। और कल्हण ने और भी एक विशेष बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा पराजित राजाओं को एक प्रतीक चिन्ह पहनने के लिए कहते थे, जिससे उन पे कश्मीर का वर्चस्व दिख सके। और जब उन्होंने टर्किश लोगों को हराया था तब वहाँ के सभी पुरुषों को उनके आधे बाल काटने के लिए कहा था। और आज ये एक एंशिएंट टर्किश हेयर स्टाइल भी है। सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ा अपने हर विजय के बाद नए नगरों का और नए मंदिरों का निर्माण करते थे। और उन्होंने अपनी राजधानी परिहासपुर के निर्माण के बाद और 2 नगरों का निर्माण किया था, जिनका नाम था सुनिश्चितपुर और दर्पितापुर। लेकिन आज इन नगरों का कोई भी वास्तव्य हमें दिखाई नहीं देता है। राजा ललितादित्य ने अपने राजधानी के पास और एक नगर का निर्माण किया था, जिसका नाम था फलपुर। आज उसे पुंछ कहा जाता है। और सम्राट बनने के बाद ललितादित्य ने और 2 नगरों का निर्माण किया था। एक का नाम था ललितापुर, आज इसे लेटापुर कहा जाता है, और दूसरे का नाम था लोकपुण्य, आज उसे लोकभवन कहा जाता है। राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा की 3 पत्नियां थी और ये तीनों पत्नियां दान कार्य और नए वास्तुओं का निर्माण देखा करती थी। पहले पत्नी का नाम था कमलावती, जिन्होंने कमलहाट नाम के एक बड़े व्यापारी स्थल की स्थापना की थी और वहाँ पे उन्होंने कमल केशव जी की मूर्ति की भी स्थापना की थी। दूसरी पत्नी का नाम था चक्रमद्रिका और उन्होंने 7000 घरों के एक बड़े नगर का निर्माण किया था, जिसका नाम था चक्रपुर। तीसरी पत्नी का नाम था ईशान देवी, जिन्होंने परिहासपुर में एक बड़े जलाशय का निर्माण किया था। हशकपुर नाम के शहर में राजा ललितादित्य ने श्रीमुख स्वामी की एक बड़ी मूर्ति बनवाई थी और जेतेश्वर का एक मंदिर भी बनवाया था, और उनके देखभाल के लिए राजा ने वहाँ के गांव भी दान में दिए थे। लोक पुण्य भूमि में राजा ने विष्णु मंदिर बनवाया था। तो स्त्री राज्य में नरहरि जी के एक बड़े मंदिर का निर्माण किया गया था, और इस मंदिर की ये विशेषता थी कि मंदिर के मुख्य भगवान की मूर्ति के ऊपर और नीचे चुंबक यानी कि मैग्नेट्स लगाए गए थे, और उसी की वजह से नरहरि जी की मूर्ति हवा में रहती थी। राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा एक कला प्रेमी थे और वो अपने जीते हुए राज्यों से या फिर अपने वसाल स्टेट से वास्तुकारों को बुलाते थे और वो कश्मीर में भिन्न भिन्न शैली में वास्तुओं का निर्माण करवाते थे। एक चीनी यात्री ने ये लिखा है कि कश्मीर में 2 विहार भी थे, जिनमें से एक का निर्माण टर्किश रानी ने किया था तो दूसरे का निर्माण टर्किश प्रिंस ने किया था। झेलम नदी में सतत बाढ़ आया करती थी और उसी बाढ़ को कम करने के लिए ललितादित्य ने एक नए वाटर इरिगेशन सिस्टम का निर्माण करवाया था। उन्होंने झेलम नदी पे कई बांधों का निर्माण करवाया था और उन्होंने नदी पे रोप मशीन और व्हील्स भी लगवाए थे दूर के प्रदेशों में पानी लेके जाने के लिए। और झेलम नदी की इस बाढ़ को कम करने के लिए राजा ने नए नहरों का यानी कि कैनल्स का भी निर्माण करवाया था। और कल्हण ने ये भी लिखा है कि राजा ने जहाँ पे भी दलदल भाग हुआ करता था उस भाग को साफ करके वापस खेती के लायक भी बनवाया था। सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ा के प्रशासन में 5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिन्हें पंच महाशब्द भी कहा जाता था। कल्हण ने ये भी लिखा है कि राजा को शराब पीने की बुरी आदत लगी थी और उन्होंने इसीलिए ये आदेश दे के रखा था कि वो जब भी कभी शराब के नशे में हो उनका कोई भी आदेश माना ना जाए। 751 सी में चीन पे कई आक्रमण होने लगे थे और चीन का राज्य कमजोर होता चला जा रहा था। वहाँ पे अरबों का वर्चस्व बढ़ने लगा था और इसीलिए ललितादित्य को भी चीन पे अपना वर्चस्व स्थापित करने की इच्छा थी। ललितादित्य ने
755 और 756 में टकला मकान और गोबी रेगिस्तान को जीत लिया था, लेकिन इसके आगे का इतिहास कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। लेकिन इतना समय जाने के बाद भी जब मंत्रियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका सम्राट कहाँ है, तो उन्होंने एक दूत को राजा ललितादित्य के पास भेजा था और ललितादित्य ने उसे ये उत्तर दिया था कि ये आप लोगों का किस तरह का लगाव है कि आप चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं। मैं यहाँ पे बड़े विजय प्राप्त कर रहा हूँ और कश्मीर में मेरा अब कुछ बड़ा कार्य बचा नहीं है। एक नदी जिसने अपने उगम स्थान को छोड़ दिया हो वो अंततः सागर को ही जाके मिलती है। वैसे ही एक राजा जिसने विजय प्राप्त करने हेतु अपने राज्य को छोड़ दिया हो, उसके कार्यों की यात्रा और उसे लगने वाली समय की कोई सीमा नहीं हो सकती। इसीलिए आप सभी मंत्रियों को राज्य चलाने के लिए मैं कुछ सिद्धांत बताता हूँ और महाराजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा के यही सिद्धांत आगे जाके कश्मीर की राज्य भी बने थे। और इसी संदेश में ललितादित्य ने अपने कभी भी वापस ना आने की संभावना को भी बता दिया था। उन्होंने ये कहा था कि उनके आगे उनके सबसे बड़े बेटे कुवलयापीड़ को राजा बनाया जाए अगर उनकी इच्छा हो, लेकिन अगर उनकी इच्छा ना हो तो उनके सबसे चहेते पोते जयपीड़ा को राजा घोषित किया जाए। और इसके आगे महाराज का क्या हुआ कोई भी नहीं जानता। कल्हण ने ये लिखा है कि कोई कहता है वो उत्तरापाठा चले गए थे जहाँ पे इंसानों का रहना काफी मुश्किल है, कोई कहता है कि उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया था, कोई कहता है वो समुद्र में डूब गए थे, तो कोई कहता है कि वो अन्य देश चले गए थे। सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ा एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने सिर्फ कश्मीर को ही नहीं तो संपूर्ण भारत को एक ऐसा वैभव दिखाया था जिसकी आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। कैसे दिखते होंगे वो मंदिर जो ललितादित्य ने बनवाए थे, कैसे दिखती होंगी वो इतनी भव्य मूर्तियाँ जो सोने, चांदी और तांबे से बनी थी, और उन्हें बनाने वाले कारीगर कितने कुशल रहे होंगे। कैसे दिखती होगी वो नरहरि जी की मूर्ति जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हवा में तैरती थी। और दुर्भाग्य से हम ये कभी समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि पर के आक्रमणों ने कश्मीर को लूट लिया और वहाँ के सभी मंदिरों को और वास्तुओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बचा है तो ये एक खंडित मंदिर जिसका नाम है मार्तंड सूर्य मंदिर, जो सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ा के साम्राज्य की एक निशानी है। और इस भारत के महान राजा का ये इतिहास टिकाने के लिए इस वास्तु का संरक्षण काफी जरूरी है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस महान सम्राट का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रणाम।